उनका यश सदैव बना रहेगा। इसीलिए तो हम शहीदों को आज भी याद करते हैं, आज भी पढ़ते हैं और उनकी यशोगाथा का वर्णन करते हैं, जिन वीर शहीदों ने हमारे देश को आजाद कराने में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। इसी कारण तो आज हम उनको याद करते, वो आज भी अजर और अमर है। फिर भी हर काम करने वाला नाम तो चाहता ही है। सागरमल कहता है, जेलर साहब पसंद लाने के लिए झड़ने वाले पत्ते कब कहते कि कोई उनके यशोगीत गाए। वे तो चुपचाप झड़ जाते हैं और चुपचाप धरती की गोद में खाद बनकर समा जाते हैं और उनके स्थान पर उगाते नए नए पत्ते। फिर सागर, मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद भी मुश्किल से मिलता है। ये पुराणों में भी लिखी है कि मनुष्य का जन्म 84 लाख योनियों में भटकता है। उसके बाद मनुष्य को अंत में, मतलब उसकी आत्मा को अंत में मनुष्य जन्म मिलता है। ऐसे ही नहीं मिल जाता मनुष्य जन्म, उसे यूं नष्ट करना बिना किसी फल की आशा में। तो देखिए, वो कहता है, यज्ञ में आहुति देने वाला यह नहीं देखता जेलर साहब कि उसकी आहुति से कौन सी लपटें उठती भी है या नहीं। वह तो बस आहुति देना ही अपना धर्म समझता है। कहने का मतलब ये कि वह तो अपना कर्म करना ही अपना धर्म समझ रहा है। पर तुम्हारी एक आहुति से यज्ञ की कौन सी पूर्णाहुति हो जाएगी। तो जेलर साहब, जैसे एक बीज गलकर ही सैकड़ों बीज पैदा करता है, एक लौ जलकर ही हजारों दीप जला सकती है, एक लहर उठकर ही हजारों उठा सकती है, वैसे ही एक शहीद भी अपने प्राणों के बीज बोकर शहीदों की अमर फसल उगा सकता है। मतलब एक व्यक्ति शहीद होकर कई अनेक शहीदों को के अंदर स्वतंत्रता की ज्योति जला सकता है। मेरे प्राणों की आहुति चाहे पूर्णाहुति न बने, पर यज्ञ को प्रज्वलित तो रखेगी ही मेरे प्राणों का दीप। कहने का मतलब ये कि एक बीज जमीन के अंदर जाकर गलकर पेड़ के रूप में उगकर अनेक बीज पैदा करता है। एक लौ पहले स्वयं जलकर फिर हजारों दीपक को जलाती है। एक लहर उठकर अपने प्रसार से हजारों लहरों को उठाती है। वैसे ही एक देशभक्त शहीद भी अपने प्राणों का बलिदान करके अनेक बलिदानी देशभक्तों को प्रेरणा प्रदान करता है। तो अपने प्राणों की बाजी लगाने से अनेक शहीदों को आत्म बलिदान के लिए प्रेरित करता है। इस तरह एक शहीद अपने प्राणों के बीज बोकर अनेक शहीदों को पैदा कर सकता है। भाव यह है कि एक शहीद के बलिदान से प्रेरणा लेकर अनेक देशभक्त सामने आ जाते हैं और उसी के बताए आत्म बलिदान के मार्ग पर चल पड़ते हैं। इसलिए देश के स्वतंत्रता यूपी यज्ञ में मेरे प्राणों की आहुति चाहे पूर्णाहुति यानी यज्ञ समाप्त होने पर जो अंत में आहुति दी जाती है वो पूर्णाहुति, अंतिम बलिदान न हो सके, परंतु इससे आगे भी देशभक्तों की त्याग बलिदान की परंपरा कायम रहेगी। इस यज्ञ की ज्वाला आगे भी जलती रहेगी। अब इस स्वतंत्रता रूपी यज्ञ की ज्वाला को कोई बुझा नहीं सकता। कोई भी इस पावन परंपरा को तोड़ या रोक नहीं सकता। तो देश के लिए प्राणों का बलिदान करने की परंपरा तो अभी आज तक चली आ रही है। कितने ही शहीद मतलब अपने प्राण न्यौछावर कर चुके हैं, पर वो एक बार अलख जगा के चले गए तो ये अलख अभी तक जल रही है। मतलब प्राणों का बलिदान देश के लिए अभी तक कर रहे हैं लोग। पर सागर, तुम्हारे प्राणों का दीप बुझा दिया जाएगा और उसकी रोशनी की एक किरण तक को इस कोठरी से बाहर नहीं फैलने दिया जाएगा। सागर, पर आग बुझकर भी वातावरण की सांसों में वह गर्मी भर जाती है जो कहीं लपट बनकर फिर जलती है। कहने का मतलब ये कि आग बुझ जाती है, फिर भी उसके धुएं से जो वातावरण है वो कहीं न कहीं गर्म तो हो ही जाता है और फिर वो गर्माहट लपटे बनकर फिर जल उठती है। ये सब जुनून की बातें। तुम यहाँ परकोटे में कैद हो, यानी किले के आसपास की बड़ी बड़ी दीवारें। यहाँ तुम्हारी आवाज को कुचल दिया जाएगा। उस दम तोड़ती आवाज को कोई सुन नहीं पाएगा। तुम्हारे सपनों की दुनिया इसी काल कोठरी में दफन हो जाएगी। सागरमल हंसकर, आवाज कभी मरती नहीं जेलर साहब,
मेरी आवाज का यदि गला घोटा गया तो वह जनता की आवाज बन जाएगी, और जनता की आवाज कभी दब नहीं सकती, कभी मर नहीं सकती। फिर शहीदों की जिंदगी तो लुप्त गंगा की तरह होती है जेलर साहब, जो कहीं भी किसी भी धरातल को फोड़कर बह निकलती है। उसे कोई जंजीर, कोई जेल, कोई दीवार, कोई परकोटा बांध नहीं सकता। कहने का मतलब आजादी की आवाज, तो बलिदानी जो देशभक्ति की आवाज है वो कभी मरती नहीं, चाहे आवाज कहीं से भी उठे, वे सारी रुकावटें तोड़कर सामने आ ही जाती है। यदि इस जेल के अंदर मेरी आवाज दब भी गई तो मेरी आवाज का गला घोट भी दिया गया तो वह सारी जनता की आवाज बन जाएगी। कहने का मतलब ये कि देशभक्ति की जो आवाज है वह जनता आसानी से सुन लेती है। देशभक्ति की कुर्बानी का जनता पर शीघ्रता से असर भी होता है। इसलिए जेल के परकोटे के भीतर चाहे मुझे तुम मार डालो, परंतु मेरे बलिदान की खबर जनता की आवाज बनकर बाहर आएगी, और जनता की आवाज कभी मर नहीं सकती। सागरमल गोपा ने कहा कि जेलर साहब, हम शहीदों की जिंदगी तो छिपी हुई या धरती के गर्भ में दबी हुई गंगा की तरह होती है। वैसे धरती के गर्भों का जल स्वयं ही फूटकर बाहर बहने लगता है, वैसे ही शहीदों का जीवन जेल की सलाखों के अंदर रहकर भी बाहर सब और अपना प्रभाव फैला रहता है। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो कई लोग स्वतंत्रता दिलाने के कारण जेल की काल कोठरी में थे। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर स्वतंत्रता का आंदोलन बंद हो गया था, तब भी चल रहा था। तो कोई भी जंजीर, कोई भी जेल, कोई भी दीवार, कोई भी परकोटा शहीदों की जिंदगी रूपी गंगा के प्रवाह को बांध नहीं सकता, उसकी आवाज को दबा नहीं सकता। यह सब पागलपन है सागर। तुमने कभी सोचा तुम कितने स्वार्थी हो? तुम्हारे इस जीवन पर सिर्फ तुम्हारा ही हक नहीं है, तुम्हारे परिवार का भी है अधिकार। जानते हो तुम्हारे बूढ़े पिता तुम्हारे लिए तरस तरस कर मर गए, दिन रात गोपा गोपा की रट लगाते। मतलब कहने का वो उसे इमोशनली, जेलर साहब जो है उसे इमोशनली टॉर्चर कर रहे, तरस तरस कर मर गए। और तुम्हें पुकारते पुकारते तुम्हारी बूढ़ी माँ के प्राण पखेरु न जाने कब उड़ जाए। मतलब प्राण पखेरु उड़ जाना है ना, मर जाना, ये भी मुहावरा है। तुम्हारे भाई कितने दुखी है, सुनी गोद वाली तुम्हारी पत्नी दिन रात कितनी रोती है। मतलब इसको अभी तक बच्चे नहीं है इसलिए सुनी गोद। क्या तुम्हें इन सब पर दया नहीं आती? देखिए सागरमल का जवाब, जेलर साहब थोड़ा दुखी होकर मैं एक आंख से इन्हें देखता हूँ तो दूसरी आंख से देश की दुखी जनता को देखता हूँ। मतलब दो आंखें दी है ना, तो एक कान से इनकी पुकारे सुनता हूँ। जेलर साहब, मातृभूमि मेरी माँ की माँ है, देश मेरे पिता का पिता है, तो फिर कौन बड़ा हुआ? मातृभूमि बड़ी हुई ना। मेरे देशवासी मेरे परिजनों से बढ़कर है। यदि मेरे घर वालों माता के होठों पर सुख स्वतंत्रता की मुस्कान रचा सके तो मैं अपने परिवार की हर कराह, हर आंसू सहने को तैयार हूँ। कहने का मतलब मेरे परिवार के आंसू, मेरे परिवार के दुख दर्द अगर भारत माता की चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं तो मैं अपनी पत्नी, अपने माता पिता, अपने भाई, इन सबकी आंखों के आंसू और इन सबके दुख सहन कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये कि परिवार के लोगों पर दया करने की बात सागरमल ने कहा कि मैं एक आंख से अपने परिवार के लोगों को दुख को देखता हूँ तो दूसरी आंख से अपने देश की गुलाम जनता को देखता हूँ। एक कान से परिवार के कष्ट सुनता हूँ तो दूसरे कान से देशवासियों के। तो कहने का तात्पर्य है कि अपने परिवार के लोगों की चिंता करता हूँ पर देशवासियों की वेदना भी समझता हूँ। ये सब मेरे लिए समान है। देश प्रेम के सामने मेरे लिए सहानुभूति के पात्र है कौन? उसका परिवार। मातृभूमि मेरी माँ की माँ है, देश मेरे पिता का पिता है। यह मेरा ही नहीं, मेरे परिवार तथा पूर्वजों का प्रिय देश है। मतलब ये मेरा ही नहीं, मेरे परिवार वालों का देश है, मेरे परिवार वालों की भी माँ है, उन सबकी जन्मभूमि है। तो मातृभूमि को प्राथमिकता देने से मेरे देशवासी, मेरे परिजनों, माँ, पत्नी, भाई आदि से बढ़कर है। देश और देशवासियों की आजादी मेरे लिए
प्राथमिक कर्तव्य यानी पहला कर्तव्य, उसके बाद परिवार है। इसलिए यदि मेरे घर वालों के दुख, आंसू, भारत माता के होठों पर स्वतंत्रता की मुस्कान फैला सके तो मैं अपने परिवार के हर कष्ट को सहने को तैयार हूँ। कहने का तात्पर्य कि देश आजादी के लिए अपने परिवार के कष्टों को कम आंक सकता हूँ। मतलब देश की आजादी के सामने मेरे परिवार के दुख कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे लिए सारा देश पहले है, फिर परिवार है। तो देखो जेलर साहब क्या कहते हैं उसके जवाब में, देखो मेरी बात मानो, व्यर्थ प्राण गंवाने से कोई फायदा नहीं। महारावल जवाहर सिंह कोई पराये नहीं, अपने ही अन्नदाता है, क्योंकि उस समय उनका शासन था तो वही सबका पालन पोषण कर रहे थे, लेकिन सबका शोषण कर रहे थे, सबसे गुलामी करवा रहे थे। उनको पिता समझकर माफी मांग लो। सागरमल, नहीं, कभी नहीं। उस खूनी दरिंदे से माफी जिसने जैसलमेर की सारी जनता के भविष्य को अंधेरे से ढक रखा है, जिसने कानून और अदालत को काली कठपुतली बना रखा, जो चोर, डाकू और खूनियों के बलबूते पर राज्य चला रहा है, उससे माफी कभी नहीं। तो वे तुम्हें मार डालेंगे। उनका कानून, उनका दंड तेरे इस घमंड को चूर चूर कर देगा। कानून और दंड के काले हाथ फूल को डाली से नोचकर मसल सकते हैं जेलर साहब, पर उसकी महक नष्ट नहीं कर सकते। महक तो हवाओं की धरोहर होती है जो फैले बिना नहीं रहती है। वे मेरे तन को दबा सकते हैं, मेरे मन को नहीं। मुझे मार सकते हैं, मेरी भावना को नहीं, मेरी आत्मा को नहीं। देख, मैं तुझे समझाता हूँ, तू मान जा, नहीं तो ये तेरी बोटी बोटी नोच लेंगे। तुझे ये ऐसी यातनाएं देंगे कि पत्थर का कलेजा भी दहल जाए। वैसे भी उसे इतनी यातनाएं दी ही जा रही है। तो सागरमल देखो क्या कहता है, ये दुख और यातनाएं स्वतंत्रता की आग में घी सींचने का काम करेगी। कहने का मतलब वो इनको जितनी यातनाएं देंगे उतनी सागरमल की स्वतंत्रता की आग जो है उसके अंदर वो उतनी तेज होती जाएगी। जेलर साहब, जितना इस तन को सताया जाएगा उतना ही प्राणों की लो और तेज होगी। मतलब इसके भाव और अधिक सॉलिड होते जाएंगे। स्वतंत्रता का कमल शहीदों के रक्त सरोवर में ही उगता बढ़ता है। जेलर, अरे पगले, ये तेरे पांव तोड़ देंगे, तेरे हाथ तोड़ देंगे, तुम्हारी आंखें फोड़ देंगे, प्राण ले लेंगे। सागर, मातृभूमि के दीवाने तन का जीवन नहीं मन का जीवन देखते हैं। ये वैसे अधिक IMP है, इसको ध्यान से सुनना। फिर मेरे पांव टूटने पर यदि मेरे देश का एक कदम आगे बढ़े, मेरे हाथ टूटने पर यदि देश के हाथ थोड़े मजबूत होते हैं, मेरी आंखें फूटने से यदि देश को नई नजर मिले, मेरे प्राण लेने से यदि देश को नया जीवन मिले, तो मैं इन्हें खोना अपना परम सौभाग्य मानूंगा। मेरा नाम सागर है। जेलर साहब, मेरी गहराइयों को तोप और तलवार हिला नहीं सकती। तो देखिए, सागरमल ये कहना चाहता है कि मातृभूमि की खातिर प्राणों की बाजी लगाने वाले बलिदानी देशभक्त हड्डियों और मांस के शरीर का मोह नहीं रखते हैं। कहने का मतलब वो उसके हाथ पैर कुछ भी तोड़ दे, वे तो मन का जीवन जीते हैं। मन मजबूत होना चाहिए, कर्तव्य निष्ठा का भावनामय जीवन जीते हैं और शरीर का जीवन नहीं जीते हैं। इसलिए यदि महारावल के अत्याचारों से मेरे पैर टूटने पर देश की आजादी का कदम आगे बढ़े, मेरे हाथ टूटने पर, महारावल के आदमियों के द्वारा हाथ तोड़ दिए जाने पर यदि देश के हाथ मजबूत होते हैं और देशवासियों में शक्ति एवं सहयोग का संचार होता है, मेरी आंख फूटने से यदि देश को नई दृष्टि प्राप्त हो सके और मेरे प्राण लेने से देश को नया जीवन मिले, तो मेरे बलिदान से देश में आजादी की प्रेरणा और जन जागरण की चेतना फैल सके, तो मैं अपने शरीर के कष्टमय बलिदान को तथा अपने अंगों को इस तरह खोने में अपना सौभाग्य मानूंगा। तो कहने का मतलब ये कि देश की खातिर अपने शरीर का बलिदान करने के लिए मैं सहज तैयार हूँ। उसने फिर कहा कि जेलर साहब, मेरा नाम सागर है। सागर अर्थात समुद्र, जो बहुत अधिक गहरा होता है। इसकी गहराइयों को तोप और तलवार नहीं नाप सकती। कहने का मतलब तोप और तलवार से नहीं डराया जा सकता, हिलाया जा सकता है। इसी प्रकार मेरे दृढ़ निश्चयी हृदय को कोई भी अपने अत्याचारों एवं लालच से नहीं टिका सकता। यदि प्राण भी देने पड़े तो मैं देश के हित के लिए वह भी करने को तैयार हूँ।
अब तुझे कैसे समझाऊं, मेरा तो यही कहना है। बाहर से गुमान सिंह बोलता हुआ आता है। उसके हाथ में बेंत है, बेंत यानी पतली लकड़ी। वह गुस्से में नजर आता है, साथ में बीरबल आदि भी। ये वही सिपाही है जो बाहर खड़े खड़े सुन रहे थे जेलर साहब सब जब सागरमल को समझा रहे थे। पहले गुमान सिंह ने शारीरिक प्रताड़ना देकर उसको समझाने की कोशिश की, सागर को नहीं माना। जेलर साहब ने मानसिक प्रताड़ मतलब इमोशनली समझाकर कोशिश की तो भी वो नहीं समझा। तो अब देखो गुमान सिंह को गुस्सा आता है। ये आपका कहना नहीं मानेगा जेलर साहब, मेरा कहना मानेगा। आपकी मीठी चाल से ये बस में नहीं आएगा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आज मैं इसे वो मजा चखाऊंगा कि लोग सदियों तक याद रखेंगे। आपको महारावल साहब याद फरमा रहे। जेलर साहब की ओर देखता है और हल्का सा कांप कर बाहर चला जाता है। अब वापस से गुमान सिंह आ जाता है। वापस से सागरमल को वही मानसिक टॉर्चर कि भाई हाँ तो सागर बता, तूने रेजिडेंट एलिंगटन को गुप्त पत्र कैसे भेजे? भाई इसी की तो इसे ये सजा मिल रही है सागर को। तूने जवाहरलाल नेहरू को, जय नारायण व्यास और हीरालाल शास्त्री व दीवान को पत्र क्यों लिखे? ये पीछे क्वेश्चन भी आएगा इसका, तो आप ये नाम ध्यान से देख लीजिए कि इसको ये जो प्रताड़ना दी जा रही है वो क्यों दी जा रही है। बोल, नहीं तो आज तेरा खून पी जाऊंगा। तूने मेरी और महारावल की बहुत निंदा की है। मतलब जो चिट्ठियां इन्होंने सागरमल ने लिखी ना इन 3 सेनानियों को, उनमें इसकी निंदा की। बोल, नहीं तो तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। सच्चाई कहने का हर इंसान का हक है। गुमान सिंह, तुम्हारे काले कारनामों का पर्दाफाश। गुमान जोर से बेत मारकर, काले कारनामों का पर्दाफाश और कर। लगता है तेरी मौत ही तुझे नागपुर से जैसलमेर खींच लाई। लगता है तेरी मौत मेरे हाथों ही लिखी है। मुझे मौत नहीं, तेरी मेरी जन्मभूमि का प्यार यहाँ खींच लाया है। मेरी मौत नहीं, लगता है सामंतशाही की मौत मुझे यहाँ खींच लाई है। लगता है सामंतशाही की अर्थी में मेरा कंधा लगेगा। महाराज और तुम दोनों। गुमान सिंह, चुप रह बदतमीज, तेरी जुबान खींच लूंगा। बीरबल, अब वो सिपाही, अहमद इसे ले जाओ और माचा चढ़ाओ। माचा चढ़ाने का मतलब होता है 3rd डिग्री टॉर्चर। जो पुलिस 3rd डिग्री टॉर्चर देती है ना, वो वाला 3rd डिग्री, मतलब बहुत ही डेंजरस। इसके मुंह, नाक और निचले अंगों में मिर्च भर दो। इसकी ऐसी हालत कर दो कि यह मौत के लिए भीख मांगे और मौत भी इसे भीख न दे। क्वेश्चन भी आया कि अगर मान लो माचा चढ़ाओ, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये पैराग्राफ पूरा है आपका। और खींच डालो इसकी खाल। वे लोग आकर जबरदस्ती सागरमल को घसीट कर बाहर ले जाते। गुमान सिंह कोठरी में कुछ सोचता हुआ चक्कर लगाता है। लगता है कोई भयंकर निर्णय लेने वाला है। थोड़ी देर में सागरमल की दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देती है और उन लोगों का अट्टहास। गुमान सिंह भी सागरमल की चीख सुनकर मुस्कुराता है। सागरमल, पीछे से आवाज, नहीं नहीं, अरे मेरी टांगे चिर रही है। मतलब वो उसके अंदर मिर्चियाँ डाल रहे हैं ना। अरे मेरे प्राण निकल रहे हैं, मेरी आंखों में मिर्ची डाल दी। राक्षसों, बस करो। इस तरह से वह चिल्लाता है और उसका रोम रोम कांप उठता है। रोम रोम में आग लगी, छोड़ दो मुझे। फिर वे लोग हंसते हुए, बेहोश कराते हुए सागरमल को लाते हैं। उसे चला नहीं जाता, लड़खड़ाता हुआ चलता है। उसके मुंह, आंख, नाक में मिर्च दबी नजर आ रही है। उसके निचले अंगों में मिर्च की लुगदी चढ़ाई हुई है। उसकी धोती खून से तरबतर है। लाकर वे उसे छोड़ देते हैं। उस दम से गिर जाता है। वे सभी जोर से हंसते हैं। सागरमल दर्द से तड़पता है। उसके मुंह से चीख निकलती है। ये सब उसके साथ जेल में हो रहा है। जेल में अंदर ले जाकर उसको यातनाएं दी जाती है और वापस उसको उस जेल की सलाखों के पीछे लाकर छोड़ दिया जाता है। गुमान सिंह, सागर अपनी जान बचाना चाहता है तो मेरा कहना मान, इस माफीनामे पर दस्तखत कर दे। सागर, मेरे मौत के पैगाम पर दस्तखत करा ले गुमान सिंह, पर माफीनामे पर जीते जी साइन नहीं करूंगा। तुम लोगों ने पहले भी नारकीय यातनाएं देकर मुझसे गफलत में दस्तखत करा लिए और मुझे नाक बदनाम किया। अब मैं हाथ कटवा सकता हूं पर किसी कागज पर साइन नहीं करूंगा। तू क्या नहीं करेगा? तेरी छाया करेगी। तूने गुमान सिंह का गुस्सा नहीं देखा? देख, या तो माफीनामे पर दस्तखत कर बीच में ही, ताकि माफीनामा दिखाकर तुम मुझे जनता की नजरों में गिरा सको। साइन करके जनता और सरकार को बता सको कि मुझ पर कोई अत्याचार नहीं किया जा रहा है।
गुमान सिंह, तुम्हारी यह साजिश सफल नहीं होगी। गुमान का हर मोहरा ठीक जगह पर बैठता है। सागरमल, अगर तूने इन कागजों पर साइन नहीं किए तो तुझे मिट्टी का तेल छिड़क कर जिंदा जला दूंगा और उस आग में तुम्हारा साम्राज्य जल जाएगा। ये सागर जवाब देता है। जनता तुम लोगों को जीने नहीं देगी। इससे वो क्रांति होगी कि तुम्हारे जुल्म के शासन की नींवें तक हिल जाएगी। गुमान सिंह ने कच्ची गोलियां खेलना नहीं सीखा है। सागर, तुमने जगह जगह पत्रों में लिखा है कि इस अत्याचार को नहीं सह सकता। इससे तो आत्महत्या ही करना अच्छा है। समझेगी नहीं। सागर, समझ गया। तुम मेरी हत्या पर आत्महत्या का कफन ओढ़ाने की कोशिश करोगे, पर भारत की जनता तुम्हारी इस चाल को मात दे देगी। नहीं, कभी नहीं। तेरे परदादे ने भी आत्महत्या की थी। यह तो तुम्हारा पुश्तैनी रोग है। सागर गुस्से से चीख कर, इतना गिरा हुआ है तू? सागर, हाँ, नीच 1000 बार ने। गुमान, बिरबल, मिट्टी के तेल का कनस्तर लाई से आज मजा चखा कर ही रहूंगा। दोनों के बीच में गाली गलौज का एक क्रम चलता है और बिरबल चुपचाप खड़ा सोच रहा है। चीख कर मैं कहता हूँ, बिरबल जाकर चुपचाप कनस्तर ला। गुमान सिंह कनस्तर लेकर आता है सागर की तरफ। सागरमल, हाँ कहूंगा। अब ये इनके गाली गलौज चल रहे हैं, कहूंगा कहूंगा, तो गुमान सिंह को और गुस्सा आ जाता है। उसका और गुस्सा भड़क जाता है। आग बबूला, यानी मुहावरा यहाँ पे। तो ले, सागरमल पर तेज छिड़कता है। अभी भी सोच ले, माचिस जलाता हूँ, जला ले और जला लूं, ऐसे करके मतलब उसको उकसाता है। तो गुमान सिंह माचिस निकाल कर जलाता हुआ, यह जलाई और अब तू देखते ही देखते राख हो जाएगा। बोल, माफीनामे पर दस्तखत करता है कि नहीं? सागर, नहीं करूंगा। जल जाना मंजूर है, पर माफी नहीं मांगूंगा। गुमान गुस्से से, नहीं मांगेगा? आखिरी बार पूछ रहा हूँ, नहीं मांगूंगा राक्षस। गुमान गुस्से से, राक्षस तो ले। माचिस लगा देता है। सागर के कपड़ों में आग लगती है और वह बुझाने का प्रयास करता है। गुमान सिंह और उसके साथी हंसते। धीरे धीरे आग तेज होती है। इस दृश्य को रंगमंच के पीछे आग का प्रभाव पैदा करके भी दिखाया जा सकता है। अगर इसे हम इस नाटक को अगर हम एकांकी को अगर हम रंगमंच पर करते हैं तो सिर्फ आवाजें आती रहे, अंत में जले हुए सागर को रंगमंच पर लाया जा सकता है। अब भी माफी मांग, नहीं तो आग बुझ सकती है। बोल, अगर हो सके तो थोड़ा तेल और छिड़क दे गुमान सिंह, ताकि तेरे और मेरे दोनों के मन के अरमान पूरे हो जाए। गुमान हंसकर, इसकी आखिरी इच्छा भी पूरी कर दो। तेल छिड़कता है। आग तेज होती है। सागर जलने लगता है। आग तीव्र होती है तो चीख पड़ता है, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गुमान सिंह हंसकर, इसकी आवाजें दूसरों को सुनाई देगी। इसके साथ साथ बोलो महारावल की जय, ताकि इसकी आवाजें दब जाए। सागर जो ही भारत माता की जय बोलता है, वे तीनों साथ महारावल की जय बोलते हैं। उससे सागर की आवाज दब जाती है और सिर्फ सागरमल की जय सुनाई देती है, मानो सागरमल भी महारावल की जय बोल रहा है। तो भारत माता की जय जलने के कारण भारत माता की जय, तीनों उसके चारों तरफ हंसते हुए चक्कर लगाते हैं। महारावल की जय के नारे लगते हैं। सागर थोड़ी देर बाद तड़प पर भारत माता की जय बोलता हुआ धरती पर गिर पड़ता है। गुमान सिंह और उसके साथियों के अट्टहास के साथ पर्दा गिर जाता है। कहने का मतलब कि एकांकी रंगमंच पर खेली गई है। तो इस प्रकार की एकांकी आप भी खेल सकते हैं, लेकिन ये घटना सच्ची की है। सागरमल गोपा ने किस स्वेच्छाचारी राज्य के खिलाफ विद्रोह किया? तो जैसलमेर। और गोपा ने किस स्वतंत्रता सेनानियों को पत्र लिखा? तीनों। अभी तीनों के नाम आए थे ना पीछे। अति लघु। अमर शहीद एकांकी का मुख्य पात्र, तो मुख्य पात्र स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा। जेलर का क्या नाम है? तो जैसलमेर जेल के जेलर का नाम करणीदान है, करणीदान। पुलिस अधीक्षक का क्या नाम है? पुलिस अधीक्षक का नाम गुमान सिंह रावलोत है। सागरमल गोपा द्वारा रचित पुस्तकें कौन कौन सी है? तो इसकी रचित पुस्तकें हैं जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। इन पुस्तकों में तो इसने इन लोगों की पोलें खोली थी, इन तीन चारों अत्याचारों के, इसका अत्याचारी शासन की। हमें चाहिए स्वतंत्रता, सिर्फ स्वतंत्रता। यह कथन किसने एवं किसको कहा? तो यह कथन सागरमल गोपा ने जेलर करणीदास से
कहा। सागरमल गोपा को जेल में दी गई यातनाओं का वर्णन कीजिए। तो वो तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ के संक्षिप्त में आपको लिखना पड़ेगा कि भाई जेल में उनको हाथ के पीछे हथकड़ी लगाई गई, पाँव में 2-2 बेड़ियां डाली गई, बेड़ियों के कारण पाँव में घाव पड़ गए और उसको बेतों से पतली मतलब बेतों से मारा, जगह जगह उनके लाल लाल निशान पड़ गए, कपड़े फट गए जगह जगह और उनके कपड़ों पर खून के दाग लग गए। और पुलिस अधीक्षक के सिपाहियों ने उन पर लाठी, घूसों, लातों से इतने प्रहार किए, कानों, नाक, आँखों और शरीर के निचले हिस्सों में मिर्ची भर दी और अंत में उसे खूब मारकर बेहोश कर दिया और केरोसिन का तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया। तो इस प्रकार अनेक अमानवीय यातनाएं दी गई। मातृभूमि के दीवाने तन का जीवन नहीं मन का जीवन जीते। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ये पीछे जो पैराग्राफ समझाया था ये उसमें भी है, ये पर फिर भी देख लीजिए एक बार कि सागरमल गोपा से जेलर साहब ने कहा कि महारावल के सिपाही तुम्हें कठोर यातनाएं देंगे, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, तुम्हारी आंखें फोड़ देंगे, तुम्हारी प्राण ले लेंगे। तो सागरमल ने कहा जेलर साहब से कि मातृभूमि से प्रेम रखने वाले अपने तन का नहीं मतलब अपने शरीर की परवाह नहीं करते। हाथ पैर टूटने पर भी मातृभूमि को आजादी मिले तो सब सहन कर सकता हूँ। किसी भय अथवा लालच के कारण हम अपनी मातृभूमि के प्रेम को नहीं भुला सकते। हम मातृभूमि के दीवाने मन से जीते, तन से नहीं, और हमारा मन मातृभूमि के लिए बड़े से बड़ा बलिदान करने में दृढ़ संकल्पित है। इसलिए हम तन का जीवन नहीं बल्कि मन का जीवन जीते। हमारे तन को कितनी भी यातनाएं दो, हमारा मन कभी भी डगमगाएगा नहीं। अमर शहीद एकांकी के आधार पर सागरमल गोपा का चरित्र चित्रण कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सागरमल गोपा का चरित्र चित्रण कुछ पॉइंटों के आधार पर करना है। तो आप इसके पॉइंट लिख लीजिए, एक्सप्लेन आप बच्चे स्वयं करेंगे। तो पहला है सागरमल के बारे में कि वो एक तो साहसी और सहनशील है, दूसरा है दृढ़ निश्चयी है, और तीसरा स्वाभिमानी और सच्चा देशभक्त है, चौथा स्पष्टवादी और लालच रहित मतलब लालच वाला नहीं है, और पांचवा है महान त्यागी या महान बलिदानी। इस तरह से इन 5 पॉइंटों को आप एक्सप्लेन कर लीजिए तो ये इनके चरित्र चित्रण हो जाएगा। और ये व्याख्या तो आप चैप्टर पीछे पढ़ाया उसमें समझा दी गई है, तो इनको भी कॉपी में करना है। कहने का मतलब अति लघु से लेके निबंधात्मक तक सारा काम फिर कॉपी में करना है। चैप्टर को वापस पढ़ना है।